हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग अंगार बैच के तहत जो CHSL स्पेशल टारगेट बैच है, हम लोग स्टार्ट किए थे इंग्लिश लैंग्वेज में। क्या नाउन चैप्टर? नहीं, तो नाउन चैप्टर को स्टार्ट किए थे, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, डजन, हंड्रेड, थाउजेंड, मिलियन वगैरह जितने भी शब्द हैं, यदि वह निश्चित संख्या को बतलाएंगे तो उसका हमेशा सिंगुलर फॉर्म प्रयोग किया जाएगा। यानी सिंगुलर फॉर्म विल बी यूज्ड ऑफ डजन, हंड्रेड, थाउजेंड, मिलियन इटिसेट्रा। बट व्हेन इट डिनोट्स इंडेफिनिट नंबर, तो जब इंडेफिनिट नंबर को बतलाएगा तो वैसी स्थिति में इसका ऑलवेज प्लूरल फॉर्म प्रयोग किया जाएगा। याद रखिए, फिर से हम एक बार बोल रहे हैं कि जब डजन, हंड्रेड, थाउजेंड, मिलियन वगैरह का प्रयोग जब निश्चित संख्या को बतलाने के लिए किया जाएगा तो इसका हमेशा सिंगुलर फॉर्म प्रयोग किया जाएगा, प्लूरल नेवर, कभी नहीं। और जब ये इंडेफिनिट नंबर को बतलाएगा तो इसका हमेशा प्लूरल फॉर्म प्रयोग किया जाएगा। एक चीज तो ये याद रखिए। दूसरी चीज याद रखिए कि जब डेफिनिट नंबर को डिनोट करेगा तो इसके साथ ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग कभी नहीं किया जाएगा, और जब इंडेफिनिट नंबर बतलाएगा तो इसके साथ ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए, 5 डजन एग्स हैव बीन बॉट, तो 5 डजन क्या इंडिकेट कर रहा है? एक निश्चित संख्या को, 5 दर्जन अंडे। तो वैसी स्थिति में यहां पर जो हम लोग डजन लिखे हुए हैं, वहां पर क्या होना चाहिए? सिर्फ डजन होना चाहिए। डजन लिखेंगे तो वह गलत होगा, ग्रामेटिकली यह क्या होगा? गलत होगा। तो इस तरह के सेंटेंस अक्सर कंपिटिटिव एग्जाम्स में, खास करके आपके CHSL के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सही क्या होगा? 5 डजन एग्स हैव बीन बॉट, ये सही होगा। अब देखिए, 5 डजन ऑफ एग्स हैव बीन बॉट। अब देखिए, यहां पर 5 डजन है, निश्चित है, ये तो ठीक है, लेकिन इसके साथ क्या लिख दिया गया है? यहां पर ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग हो गया है। तो जब यह डेफिनिट नंबर को बतलाएगा तो इसके साथ ऑफ प्रीपोजिशन का भी प्रयोग कभी नहीं किया जाएगा। इसको याद रखेंगे आप लोग। आई थिंक कि आप लोग समझ गए होंगे। फिर से एक बार हम आप लोगों को बतला दे रहे हैं कि डजन, हंड्रेड, थाउजेंड, मिलियन वगैरह जो शब्द हैं, ये या तो निश्चित संख्या को बतलाएंगे या अनिश्चित संख्या को बतलाएंगे। जैसे कहते हैं कि 5 दर्जन अंडे, 200 विद्यार्थी। अब हम कहते हैं कि कई हजार विद्यार्थी, तो कई हजार से क्या डेफिनिट नंबर का बोध हो रहा है? नहीं। सैकड़ों, हजारों विद्यार्थी, क्या निश्चित संख्या का बोध हो रहा है? नहीं। तो वैसी स्थिति में इस शब्द का हमेशा प्लूरल प्रयोग होगा जब यह इंडेफिनिट नंबर को बतलाएगा, और जब डेफिनिट नंबर को बतलाएगा तो इसका सिंगुलर फॉर्म प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। अब देखिए, एक चीज और ध्यान रखना है कि जब यह निश्चित संख्या को बतलाएगा, 5 डजन है, तो 5 डजन तो ठीक है, लेकिन इसके साथ हम लोग ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करके लिखेंगे तो वह हमेशा गलत होगा। ग्रामेटिकली क्या होगा? यह गलत होगा। तो इसका सही क्या होना चाहिए? 5 डजन एग्स। बाकी सब सही है, ये सही हो जाएगा। उसी तरह से यहां जो लिखा हुआ है 5 डजन, तो यहां पर हो जाएगा 5 डजन एग्स हैव बीन बॉट, तो ये सही हो जाएगा। आई थिंक यह क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा ये देखें। अ फ्यू डजन एग्स वर रोटन। अब यह सेंटेंस देखिए कि अ फ्यू डजन एग्स वर रोटन, ये सही है। कुछ दर्जन अंडे सड़े हुए थे, तो सड़े हुए थे, तो कुछ दर्जन से क्या निश्चित दर्जन का बोध हो रहा है? निश्चित संख्या का बोध हो रहा है? नहीं। तो यह अनिश्चित संख्या का बोध हो रहा है। तो वैसी स्थिति में यहां पर हम लोग को लिखना होगा अ फ्यू डजन एग्स वर रोटन। यहां पर यदि हम लिख देते हैं कि अ फ्यू डजन ऑफ एग्स, तो वह भी सही होगा। ध्यान रखिएगा, अ फ्यू डजन ऑफ एग्स वर रोटन, तो यह भी क्या होगा? सही होगा। अब देखिए एक सेंटेंस, 100 ऑफ
थाउजेंड ऑफ students was arrested last week। अब हम आपको इसको इंप्रूव करने के लिए दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि 100 of 1000 of students was, ये अंडरलाइन हो गया, तो इस फ्रेज को अंडरलाइन कर दिया गया। अब ये क्या बन गया प्रश्न? नो इंप्रूवमेंट, यानी कि फ्रेज और सेंटेंस इंप्रूवमेंट का प्रश्न बन गया। अब इसके लिए आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेगा, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कि यहाँ 100,000 आ गया है इस सेंटेंस में, तो आपको ध्यान देना होगा कि यह निश्चित संख्या का बोध करा रहा है अथवा अनिश्चित संख्या का। स्पष्ट है कि सैकड़ों हजारों विद्यार्थी का मतलब क्या हो गया? अनिश्चित संख्या हो गया। और जब अनिश्चित संख्या हो गया तो वैसी स्थिति में हम लोग को क्या करना होगा? 100 के जगह हंड्रेड्स और 1000 के जगह थाउजेंड्स। ठीक है, तो ये तो नाउन का प्रश्न हो गया। अब देखिए, अब इसमें यहाँ पर वर्ब को भी अंडरलाइन किया हुआ है, यानी वर्ब को भी इंप्रूव करना है। तो यही नहीं समझिए, जब ये शब्द आएंगे तो सिर्फ नाउन का ही क्वेश्चन नहीं होगा, वहां पर आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि सब्जेक्ट हो गया प्लूरल तो वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। और आपके एग्जामिनेशन में यह किस तरह से मिलेगा, हम आपको अब ऑप्शन दे रहे हैं, देखिएगा। ए ऑप्शन, 100s of thousands of students have been। B option, 100 of thousands of students were। C option, hundreds of thousands of students were। और लास्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। आपको पिछले क्लास में ही बतलाए थे कि नो इम्प्रूवमेंट के जगह नो करेक्शन रिक्वायर्ड भी किसी किसी एग्जामिनेशन में लिखा हुआ रहता है, तो उसका भी मतलब वही हुआ, नो इम्प्रूवमेंट या नो करेक्शन रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। इसका मतलब कि जो आपका अंडरलाइन पार्ट है वह सही है। अगर अंडरलाइन पार्ट सही होगा तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? सीधे लास्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। ये हो सकता है कि डी बी में भी मिल जाए किसी एग्जामिनेशन में, किसी सेट में ए में भी मिल सकता है, तो ध्यान रखिएगा कि वह किस ऑप्शन में आपका दिया हुआ है। क्योंकि आजकल जो एग्जामिनेशन का पैटर्न हो गया है तो उसमें जो है कि ये सीक्वेंस में नहीं रहता है, नो इंप्रूवमेंट डी में नहीं रहेगा, हो सकता है ए बी में आ जाए, सी में आ जाए, ए में आ जाए, तो आपको ध्यान देना होगा। तो जब वह फ्रेज सही रहेगा अंडरलाइन, तब आपका आंसर क्या होगा? नो इंप्रूवमेंट या नो करेक्शन रिक्वायर्ड। लेकिन कभी कभी यह भी आप देखेंगे कि किसी किसी एग्जामिनेशन में, किसी किसी सेट में आपका जो अंडरलाइन पार्ट है वह सही रहता है और जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसमें भी एक सही रहता है। तब वैसी स्थिति में दुविधा आ जाती है, आप लोगों को कंफ्यूजन होने लगता है कि अब नो इंप्रूवमेंट सही आंसर होगा या जो फ्रेज सही है उसमें जो दूसरे रूप में लिखा हुआ है उसको किया जाए। तो वैसी स्थिति में अब ध्यान रखिए कि बोर्ड जो है कि नो इंप्रूवमेंट को मानता है, न कि उसको इंप्रूव करना चाहता है, क्योंकि इसका मतलब ही होता है इस प्रश्न का कि अगर इंप्रूव करना है तब इंप्रूव कीजिए, यदि इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है, उसी को दूसरे तरह से लिखा हुआ है, तो वह आपका आंसर नहीं होगा। तो अब इस प्रश्न में देखिए, अब पहला ऑप्शन देखिए, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन। तो हंड्रेड्स भी लिखा हुआ है, थाउजेंड्स भी लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स भी प्लूरल और हैव बीन भी लिखा हुआ है, यह भी प्लूरल आ गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा अपने क्वेश्चन पर, तो क्वेश्चन में क्या था? लास्ट वीक। यह लास्ट वीक क्या बतला रहा है? पास्ट टाइम को डिनोट कर रहा है।
क्योंकि पास्ट टाइम को डिनोट करने के लिए कुछ एडवर्ब सेंटेंस में दिए जाते हैं, जैसे लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर, स्टरडे मॉर्निंग, इस तरह के शब्द दिए हुए रहते। टाइम एंड टेंस पढ़ाएंगे तो उसमें हम इन डिटेल उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर जान लीजिए कि यह बीते हुए समय का बोध करा रहा है। तो बीते हुए समय का जब बोध करा रहा है तो वहां पर आपका आंसर क्या होना चाहिए? सिंपल पास्ट में होना चाहिए। तो इसलिए हैव बीन यहां पर आपका गलत है, यह आपका ऑप्शन गलत हो गया। ये ऑप्शन आपका गलत है। गलत क्यों है? कि यहां पर टेंस का एरर आ गया। ठीक है, आई थिंक कि आप लोग समझ रहे होंगे इसको। अब देखिए दूसरा ऑप्शन क्या है? 100 of thousands of students were, यह तो पास्ट टेंस में है, लेकिन यहां पर देखिए 100 लिखा हुआ है। तो आपको हम क्या बतलाए थे कि ऐसे शब्द यदि आ जाए 100, 1000, डजन, मिलियन, बिलियन, ये सब, तो वैसी स्थिति में जब वह इंडेफिनिट नंबर का बोध कराएगा तो सारे शब्द प्लूरल फॉर्म में होंगे, सिंगुलर में कोई नहीं होगा। तो यहां पर यह सिंगुलर दिया हुआ है, इसलिए यह आपका गलत है। टेंस तो सही था, लेकिन यहां पर नाउन के नियम से यह गलत है। अब देखिए hundreds of thousands of students were, यह आपका सही आंसर होगा। समझ में आ गया? तो इस तरह के प्रश्न ये नहीं समझिए कि कॉमन एरर में ही सिर्फ पूछा जाएगा। जो भी हम आप लोगों को बतलाएंगे, एक भी क्लास मिस आप लोग नहीं करेंगे, क्योंकि वह किसी ना किसी फॉर्म में, जैसे फ्रेज इंप्रूवमेंट के रूप में, कॉमन एरर के रूप में, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, या यूं कह लीजिए कि क्लोज पैसेज में भी इस तरह के ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। तो यदि आप रूल जानते हैं, अगर पैसेज को समझ भी नहीं पा रहे हैं, तो भी आप वहां पर अपने सही आंसर पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए एडवाइस में, देखिए अंग्रेजी में कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं कि जो ऑलवेज अनकाउंटेबल होते हैं। ऑलवेज अनकाउंटेबल कहने का मतलब हो गया कि आप उसमें एस या ईएस लगा करके उसका प्लूरल फॉर्म प्रयोग कभी नहीं कर सकते हैं, और न ही उसके पहले ए अथवा एन लगा करके उसका सिंगुलर यूज कर सकते हैं, क्योंकि यह अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल नाउन वैसा कौन है, इसको याद रखेंगे। सम ऑफ इंपॉर्टेंट नाउन्स आर एडवाइस, एडवाइस का मतलब सलाह, मशीनरी, सोप, एपरेटस, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, पोएट्री, सीनरी, ये सब जितने भी शब्द हैं वे सब के सब क्या हैं? अनकाउंटेबल हैं। यानी डायरेक्टली उसको एस या ईएस लगा करके हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते हैं, और आपके एग्जामिनेशन में हमेशा प्लूरल बना के दिया जाता है, या उसके पहले ए एन का प्रयोग आर्टिकल के रूप में करके दे दिया जाता है, जहां कि आप लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या सही होगा। तो ये चीज, ये इंपॉर्टेंट नाउन है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अब पेपर भी लिखा हुआ है इसमें, पेपर, तो पेपर का मतलब न्यूज़पेपर भी होता है, तो न्यूज़पेपर काउंटेबल होता है, लेकिन पेपर का मतलब कागज भी होता है, तो कागज वह अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, तो ये सब अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे देखिए राजेश सोल्ड सम फर्नीचर्स, यहां लिखा हुआ है कि राजेश सोल्ड सम फर्नीचर्स, तो फर्नीचर इसमें दिया हुआ है इस नाउन में, तो यहां पर फर्नीचर्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा? राजेश सोल्ड सम फर्नीचर, यहां पर एस का प्रयोग गलत है, क्योंकि इसको एस लगा करके हम लोग प्लूरल बना दिए हैं। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रहा होगा कि यहां सम लिखा हुआ है, तो सम का मतलब होता है कुछ, तो सम का प्रयोग काउंटेबल नाउन के लिए भी होता है और अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी होता है। तो जब काउंटेबल नाउन के लिए इसका प्रयोग होता है तो सम के बाद हमेशा प्लूरल नाउन होता है, लेकिन सम के बाद अनकाउंटेबल नाउन का भी प्रयोग हो सकता है, और जब अनकाउंटेबल रहेगा तो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, इसलिए यहां फर्नीचर्स नहीं होकर के क्या होगा? फर्नीचर होगा। नेक्स्ट है कि प्लीज गिव मी ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सीडेंट। अब यहां ऑल आ गया, तो ऑल आ गया तो क्या हुआ? ऑल भी जिस तरह से सम का प्रयोग होता है उसी तरह से ऑल का भी प्रयोग होता है। इसको हम डिटेल्स में आप लोग को जिस चैप्टर में, वह एडजेक्टिव चैप्टर में है, वहां पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पर जान लीजिए कि ऑल और सम दोनों का प्रयोग काउंटेबल नाउन के लिए भी होता है और अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी होता है। जब काउंटेबल नाउन के लिए आएगा तो इसके साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब आएगा, और जब अनकाउंटेबल नाउन के लिए आएगा तो इसके साथ क्वाइट नेचुरल है कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं? सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। आई होप कि आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। अब देखिए एक और एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर क्या है? इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन आपको देखने में लग रहा है कि सही है, लेकिन ग्रामेटिकली यह गलत है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, या इसको हम आपको डिटेल से बताते हैं।
ध्यान दीजिएगा यहां पर। अब जैसे पोएट्री है, उस नाउन के ग्रुप में क्या है? पोएट्री है, सीनरी है, इमेजरी है, इसी में प्रोज भी आपका आ जाता है, इसी में मशीनरी भी आ जाता है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। पोएट्री, सीनरी, इमेजरी, प्रोज, मशीनरी, उसी तरह से ये सब क्या है? अनकाउंटेबल है। इसमें डायरेक्टली हम लोग एस लगा कर इसका प्लूरल फॉर्म प्रयोग नहीं कर सकते हैं, और ना इसके पहले हम लोग ए एन लगा करके इसका काउंटेबल सेंस में सिंगुलर भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसके पहले अगर ए एन लगा दिया जाएगा तो भी गलत होगा, इसमें एस लगा देंगे तो भी गलत होगा। अब एक चीज और समझिए, देखिए पोएट्री बना है किससे? पोएम से। सीनरी बना है किससे? तो सीन से। उसी तरह से इमेजरी बना है इमेज से, ध्यान दीजिएगा इस पर। प्रोज बना है स्टोरी से, और मशीनरी बना है मशीन से, ठीक है। तो इसी के कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? इस नाउन को कहते हैं ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स इज कॉल्ड पोएट्री। पोएट्री के किताब पढ़े हैं ना, तो क्या पढ़े हैं? उसमें बहुत सारा पोएम्स रहता है। उसी तरह से प्रोज का किताब पढ़े हैं आप लोग, इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे, ग्रेजुएशन में भी पढ़े होंगे प्रोज पोएट्री की किताब। तो प्रोज पोएट्री, प्रोज का मतलब क्या हुआ? कलेक्शन ऑफ स्टोरीज। उसी तरह से मशीनरी हो गया कलेक्शन ऑफ मशीन्स, प्रोज हो गया कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, इमेजरी हो गया कलेक्शन ऑफ इमेजेज, और सीनरी हो गया कलेक्शन ऑफ सीन्स। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह का नाउन अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है और आगे भी पूछा जाएगा। तो ये जो नाउन का ग्रुप है यह काउंटेबल होता है। काउंटेबल कहने का मतलब है कि काउंटेबल के सारे फीचर्स इसमें आएंगे। इसके पहले जब सिंगुलर प्रयोग होगा तो हम लोग डायरेक्टली इसके पहले ए एन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और जब प्लूरल प्रयोग होगा तो उस प्लूरल, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम से इसमें हम लोग एस और ईएस भी लगा सकते हैं जब प्लूरल सेंस में यूज होगा तब। लेकिन यह जो ग्रुप है यह क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। यूसीएन का मतलब हो गया अनकाउंटेबल नाउन। तो अब इसके पहले हम लोग अगर ए एन का प्रयोग कर देंगे तो यह हमेशा गलत होगा, या इसमें हम लोग अगर इसका प्लूरल यूज होगा और इसमें एस ईएस लगा देंगे तो भी क्या होगा? ये गलत होगा। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, क्योंकि इस नाउन से भी क्वेश्चन आता है और इस नाउन से भी क्वेश्चन आता है। क्योंकि अभी जो हम पढ़ा रहे थे, जो जिस रूल को, ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या था? यही ना था, इसमें केवल एक पोएट्री इमेजरी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इस नाउन को आप लोग याद रखेंगे। ये सब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन्स। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन्स है। उसमें से जो 5 लिखा है उधर, वो काउंटेबल सेंस में कैसे प्रयोग होगा? जैसे पोएम का यूज होगा तो काउंटेबल होगा, और पोएट्री होगा तो अनकाउंटेबल होगा। उसी तरह से सीन का प्रयोग होगा तो वह काउंटेबल सेंस में यूज होगा, सीनरी का प्रयोग होगा तो वह अनकाउंटेबल हो जाएगा। जैसा कि ये एक दो एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, और देखते हैं हम लोग आगे। अब देखिए, दिस इज एन इंटरेस्टिंग पोएट्री। दिस इज एन इंटरेस्टिंग पोएट्री। इज इट राइट? क्या यह सही है? तो पोएट्री आप जानते हैं कि क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके पहले हम लोग डायरेक्टली यहां पर, इसके पहले, नाउन के पहले जब एडजेक्टिव आ जाता है तो आर्टिकल का प्रयोग कहां होता है? एडजेक्टिव के पहले होता है। तो यहां पर एन का प्रयोग गलत है। दिस इज इंटरेस्टिंग पोएट्री, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, ध्यान रखिएगा। दिस इज एन इंटरेस्टिंग पोएम। तब यहां पोएम हो गया। तो पोएम क्या है? काउंटेबल है, तब हम लोग यहां पर एन का प्रयोग कर दिए। लेकिन यहां अगर एन का प्रयोग करेंगे तो गलत होगा। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो अनकाउंटेबल नाउन आप
हम लोग ऊपर में जो डिस्कस किया अभी आपके सामने, उसका काउंटेबल सेंस में भी प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली ए एन नहीं लगा करके और उसमें एस ई एस लगा करके। कैसे कर सकते हैं? तो कुछ फ्रेजेज की सहायता से उसका हम लोग काउंटेबल सेंस में प्रयोग कर सकते हैं। However, the above nouns can be used in a countable sense by using the phrases. कौन सा फ्रेज यूज करके? तो ध्यान रखिएगा, फॉर सिंगुलर यूज, फॉर सिंगुलर यूज। तो सिंगुलर यूज के लिए उस नाउन के पहले हम लोग अगर फ्रेज लगा देंगे, अ पीस ऑफ, अ टाइप ऑफ, a kind of, a cake of। ध्यान रखिएगा, केक का जो प्रयोग होता है वो खास करके सोप को काउंटेबल बनाने के लिए होता है। ठीक है, सोप भी अनकाउंटेबल नाउन है। उसके पहले एक केक ऑफ सोप, आप देखते होंगे सोप के ऊपर क्या लिखा हुआ रहता है? पीस या केक। तो इसको काउंटेबल बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? एक केक ऑफ। एक और है जो कि ब्रेड को काउंटेबल बनाने के लिए यूज होता है, ए लोफ ऑफ। ये सभी के लिए नहीं होगा, बाकी सब ये सब जो फ्रेज है, ए पीस ऑफ, ए टाइप ऑफ, ए काइंड ऑफ, आप किसी के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन एक केक ऑफ का प्रयोग सोप को काउंटेबल सेंस में यूज करने के लिए प्रयोग करेंगे, और ए लोफ ऑफ का प्रयोग ब्रेड के लिए यूज होता है। और ये पीस ऑफ, ए टाइप ऑफ, ए काइंड ऑफ, सबके साथ आप इसके साथ भी कर सकते हैं, बाकी जो नाउन्स हैं उनके साथ भी कर सकते हैं। और जब इसका प्लूरल सेंस में यूज करना होगा, क्योंकि बतलाया है कि यह काउंटेबल सेंस में भी यूज किया जा सकता है, तो काउंटेबल सेंस में जब यूज होगा तो इसका सिंगुलर भी प्रयोग होगा, तो प्लूरल भी प्रयोग होगा। तो जब प्लूरल प्रयोग होगा तो क्या करेंगे? यहां से ए हट जाएगा, ये फ्रेज प्लूरल हो जाएगा। नाउन में डायरेक्ट हम लोग एस सी एस नहीं लगाएंगे ना, नाउन के पहले ए एन लगाएंगे। इस फ्रेज में ए लगा दिए तो क्या हो गया? काउंटेबल हो गया। वह अनकाउंटेबल नाउन काउंटेबल सेंस में यूज होने लगा। और जब इस फ्रेज को प्लूरल कर देंगे तो वह अनकाउंटेबल नाउन काउंटेबल सेंस में यूज होने लगेगा। अभी हम एग्जांपल से आप लोग को समझाएंगे। तो प्लूरल यूज के लिए क्या करना होगा? फॉर प्लूरल यूज, तो प्लूरल यूज के लिए ए हटेगा और ए फ्रेज प्लूरल हो जाएगा, जैसे पीसेज ऑफ, काइंड्स ऑफ। अब तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे, बाकी सबको लिखना कोई जरूरी नहीं है। तो इस फ्रेज को हम लोग प्लूरल करेंगे तो वह नाउन प्लूरल हो जाएगा। अब देखिए, उस नाउन के बारे में ये तो देख लीजिए पहले। अगर हम कहते हैं कि ही हैज टू ब्यूटीफुल फर्नीचर्स, मान लीजिए कि यही आपका सेंटेंस। तो अब यहां पर टू लग गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह काउंटेबल सेंस में प्रयोग हो रहा है, क्योंकि उसकी गिनती की जा सकती है। द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल, यानी वह नाउन जिसको हम लोग काउंट कर सके, गिनती कर सके 1 2 3 4 में, तो वह क्या हो जाएगा? काउंटेबल हो जाएगा। नहीं, या वह नाउन जिसमें एस एस लगा करके हम लोग उसको प्लूरल बनावे तो वह भी काउंटेबल हो जाता है। तो यहां पर क्या है कि टू बतला रहा है कि यह फर्नीचर क्या होगा? काउंटेबल सेंस में यूज हो रहा है। और अभी आप पढ़े हैं कि फर्नीचर में एस लगता ही नहीं। तो अगर हम लिख देंगे कि ही हैज टू ब्यूटीफुल फर्नीचर, तो देखिए, तो टू ब्यूटीफुल फर्नीचर लिख दिए, तो अब तो यहां से एस हटा दिए, तब तो यह सेंटेंस सही हो जाना चाहिए था। लेकिन अभी भी यह सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है बच्चों? क्योंकि यहां टू लगा हुआ है, और टू लगा हुआ इट मींस कि यह काउंटेबल सेंस में यूज करना आपकी मजबूरी होगी, यानी कि काउंटेबल सेंस में इसका यूज किया गया है। तो फिर क्या करेंगे? एस लगा ही नहीं सकते हैं, और यह अनकाउंटेबल रहेगा ही नहीं। तो काउंटेबल सेंस में प्रयोग करने के लिए क्या आपको बतला है पिछले क्लास, पिछले इसमें देखिए, ध्यान दीजिए क्या लिखे हैं। फ्रेज को प्लूरल करेंगे, और फ्रेज को प्लूरल करने के लिए क्या करना होगा हम लोग को? अब देखिए, टू पीसेज ऑफ
ब्यूटीफुल फर्नीचर। ध्यान देना बच्चों, एग्जामिनेशन में एक और चीज आता है, देखो एक ऑप्शन यह भी रहेगा, टू ब्यूटीफुल पीसेज ऑफ फर्नीचर। ठीक है, तो टू पीसेज ऑफ ब्यूटीफुल फर्नीचर। अब इसके पहले जो यह एडजेक्टिव आया है, अब यह इसका प्लेसमेंट कहां पर होगा, यह इस पर भी ध्यान देना होगा। अगर एडजेक्टिव उस नाउन के साथ दिया हुआ हो तब तो एडजेक्टिव कहां पर आ जाता है, मतलब तो एडजेक्टिव जो ब्यूटीफुल है ये फ्रेज के पहले आएगा। क्या आएगा, फ्रेज के पहले, यानी सही आंसर आपका क्या होगा, टू ब्यूटीफुल पीसेज ऑफ फर्नीचर, ये गलत हो जाएगा। तो देखिए है तो बहुत सिंपल कि काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, लेकिन जब एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा तो इस तरह से पूछा जाएगा आपसे, एडजेक्टिव लगा देगा तो और आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अगर एडजेक्टिव नहीं रहा तो कोई बात नहीं है, लेकिन एडजेक्टिव लगेगा तो ध्यान दीजिएगा कि एडजेक्टिव कहां आएगा, नाउन के पहले नहीं आएगा। यानी यहां पर जो ये नाउन के पहले लिखा हुआ ब्यूटीफुल ये नहीं आएगा, ये इस फ्रेज के पहले आएगा। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया? आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो सीजीएल में थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे देता है, सीएचएस में तो डायरेक्ट आता है। तो सारे चीज को ध्यान में रखना है, ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि सबका जो है कि सिलेबस मोर और लेस सिमिलरिटीज है। कभी कभी तो हम लोग ये देखते हैं कि सीएचएसएल के एग्जामिनेशन में सीजीएल से ज्यादा टफ क्वेश्चन ट्विस्ट करके दे देता है, इसलिए सारे चीजों को आपको ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़े, देख लीजिए एक बार, देख लीजिए आप लोग। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है कि ईच वन एवरी के बाद आने वाला नाउन, यानी कि इतना ही ना नहीं है और भी है। तो इसके बाद जो नाउन आएगा इट मींस कि यह एडजेक्टिव का काम करेगा, क्योंकि नाउन के पहले जो शब्द आता है वह क्या होता है, क्वाइट नेचुरल है, वह एडजेक्टिव का काम करता है नहीं। तो ध्यान दीजिए, ईच वन, यहां कॉमा एवरी, ठीक है। तो ये सब इसके बाद क्या आएगा, जब नाउन आ जाएगा इट मींस कि यह क्या होगा, ये सब का सब एडजेक्टिव होगा, ये एडजेक्टिव का काम करेगा। इसके साथ ईच एंड एवरी एक फ्रेज के भी रूप में आता है जो कि सेम मीनिंग देता है, वो भी हम आपको यहां लिख देते हैं, ध्यान रखिएगा, ईच एंड एवरी। ठीक है, तो ईच वन एवरी, ईच एंड एवरी के बाद जो नाउन आएगा वह ऑलवेज सिंगुलर होगा, आपके एग्जामिनेशन में प्लूरल करके दिया जाता है। अगर आगे में सेंटेंस रहा या अगर सब्जेक्ट के स्थान पर आ गया, प्रेडिकेट के स्थान पर आया, तो सिर्फ नाउन को ध्यान देना है कि इसे शब्द के बाद क्या आएगा, नाउन आएगा, और वह नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में होगा। यह नाउन क्या होगा, एससीएन। एससीएन का मतलब क्या हो गया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, अब देखिए एवरीथिंग, एवरीबडी, समवन, समबडी, एनीथिंग, ये सब प्रोनाउन है, इसी से बना हुआ है, यह क्या है, कंपाउंड प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन जब होगा तो अकेले यूज होगा, नाउन के साथ नहीं यूज होगा। अब जैसे एवरी बॉय लिख सकते हैं, लेकिन एवरीथिंग या एवरीबडी बॉय लिख देंगे तो वह गलत होगा, क्योंकि ये सब क्या है, प्रोनाउन है। ध्यान रखिएगा, ये सब क्या है, प्रोनाउन है, जबकि ये सब क्या है, एडजेक्टिव है। इसमें से ईच वन प्रोनाउन का भी काम करता है, तो उसको हम लोग आगे के चैप्टर में इन डिटेल्स डिस्कस करेंगे। यहां से नाउन से रिलेशन को हम लोग देखते हैं। तो जब इसके बाद नाउन आएगा तो वह क्या होगा, सिंगुलर नंबर में होगा, और यह सब्जेक्ट के स्थान पर होगा, तो इसके लिए वर्ब की भी जरूरत पड़ेगी, और वह जो वर्ब होगा वह भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। यह भी ध्यान रखिए यहां पर, हालांकि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर का है, लेकिन यहां पर आया है तो यहां पर हम डिस्कस कर दे रहे हैं कि अगर वर्ब की जरूरत पड़ गई तो वह भी एसवी यानी कि सिंगुलर वर्ब होगा, और यह प्रोनाउन के रूप में अगर सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो इसके लिए भी सिंगुलर ही वर्ब होगा। इसके साथ नाउन नहीं आएगा, इसके साथ नाउन आएगा, बस अंतर इतना ही है। अब देखिए आगे, इसको समझिए।
ईच एंड एवरी ये जो है फ्रेज, ये ओनली एडजेक्टिव है, ध्यान रखिएगा, ओनली एडजेक्टिव है। यानी एडजेक्टिव है का मतलब क्या हुआ कि इसके साथ नाउन जरूर आएगा। लेकिन अब देखिए, ईच और वन एक लिखे थे, उधर लिखे थे ना, तो ईच और वन जो है ये प्रोनाउन का भी काम करता है और एडजेक्टिव का भी काम करता है, ध्यान रखिएगा। तो ये सबके बाद जो नाउन आता है वह सिंगुलर होता है, ये तो आपको बतला दिए। लेकिन ईच और वन जो है प्रोनाउन का भी काम कर सकता है और एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है, यानी अकेले भी यूज हो सकता है और नाउन के साथ भी यूज हो सकता है। लेकिन ईच एंड एवरी या एवरी यह केवल एडजेक्टिव है, यह प्रोनाउन के रूप में कभी प्रयोग नहीं होगा। अब हम कहते हैं, अब सेंटेंस आप देखिए, एवरी वांट्स टू succeed in his life। मान लीजिए यही सेंटेंस है कि एवरी वांट्स टू सक्सीड इन हिज लाइफ। तो पहले तो बताया कि इसके लिए सिंगुलर वर्ब आएगा, तो सिंगुलर वर्ब तो वांट्स आया है, लेकिन यहाँ एवरी है, तो और क्या है, एवरी क्या है, प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है? यहाँ किस रूप में आया है? जब ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इट मीन्स कि यह प्रोनाउन के रूप में आया है, और यह प्रोनाउन है ही नहीं। ये क्या है? देखिए सामने लिखा हुआ है, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, क्या है? ओनली एडजेक्टिव है। तो यहां आपको प्रोनाउन लगाना होगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ईच का प्रयोग कर देंगे यहां, तो वो सही हो जाएगा। ईच वांट्स टू सक्सीड इन हिज लाइफ। अगर हम यहां ईच लिख देते हैं तो यह सेंटेंस सही हो जाएगा। अगर ईच लिख देते हैं एवरी की जगह तो यह वाक्य सही हो जाएगा। अब आगे देखिए, कलेक्टिव नाउन एंड नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। कलेक्टिव नाउन और नाउन ऑफ मल्टीट्यूड से आप समझते क्या है? तो कलेक्टिव नाउन क्या करता है, कलेक्शन को बतलाता है, एक समूह को बतलाता है। तो जैसे क्लास, गैंग, फैमिली, गवर्नमेंट, जूरी, कमिटी, फेडरेशन, कॉन्ग्रीगेशन, ये सब क्या है, कलेक्शन को बतलाता है, समूह सूचक शब्द है, ये कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर रूप में भी होता है और प्लूरल रूप में भी होता है। यानी इसके साथ सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग करते हैं और प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आपके मन में जब आवे तो सिंगुलर लगा दीजिए, जब मन में आवे तो प्लूरल लगा दीजिए, ऐसी बात नहीं है। इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। अभी एक वेन डायग्राम से आपको समझा रहे हैं। मान लीजिए यही है ग्रुप, जैसे आप स्टूडेंट है, क्लास में बैठे हुए हैं, तो ये क्या हो गया, स्टूडेंट। अगर यह क्लास हो गया, यह घेरा, तो यह क्या हो गया, ये स्टूडेंट हो गए क्लास के? नहीं। अगर यह इसको, इस नाउन को हम कहते हैं कि यह टीम है, तो यानी कि यह प्लेयर्स हो गए, खिलाड़ी हो गए। अगर हम कहते हैं कि यह नाउन जूरी है, तो यह क्या हो गए, जजेज हो गए। जजेज के समूह को जूरी कहा जाता है, खिलाड़ियों के समूह को टीम कहते हैं। नहीं, अगर हम इसको फैमिली मान लें कि यह फैमिली है, तो ये मेंबर्स हो गए फैमिली के। नहीं। तो ध्यान दीजिएगा कि कलेक्टिव नाउन और नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, तो जब कलेक्टिव नाउन के रूप में प्रयोग होता है तब इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, और सिंगुलर प्रोनाउन भी यूज होता है। आगे हम एग्जांपल देकर समझाएंगे, पहले इस नाउन को समझने का कोशिश कीजिए कि कलेक्टिव नाउन के रूप में जब सेंटेंस में प्रयोग होगा तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब आएगा और प्रोनाउन भी सिंगुलर आएगा। लेकिन अगर यही नाउन फैमिली, गवर्नमेंट, ज्यूरी, पब्लिक, कमिटी नाउन ऑफ मल्टीट्यूड के रूप में प्रयोग हो, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कहने का मतलब अब इस ग्रुप का नहीं, इसके अंदर के लोगों की बात होने लगे। फैमिली नहीं, फैमिली मेंबर्स की बात होने लगे, टीम नहीं, टीम की खिलाड़ियों की बात होने लगे, तो वह यूज कहलाएगा नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। तो ध्यान दीजिएगा कि यह इंडिविजुअल्स ऑफ द ग्रुप को बतलाता है, इंडिविजुअल्स ऑफ द ग्रुप।
इंडिविजुअल ऑफ द ग्रुप, ग्रुप क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हुआ, यही नाउन। तो इस ग्रुप के इंडिविजुअल्स यानी इसमें जो प्रत्येक मेंबर है उनका बोध होने लगे, तो वैसी स्थिति में यह प्लूरल कंसीडर होता है और इसके साथ हम लोग पी भी यानी प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगर प्रोनाउन की जरूरत पड़ गई तो इसके लिए प्लूरल प्रोनाउन दे देयर का प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जब इसके बॉडी का बोध हो, इसका बोध हो, इसके अंदर जो लोग है उसका बोध नहीं हो, इसका बोध हो, जैसे कहते हैं कि उसका परिवार जो है कि धनी है, तो परिवार धनी है का मतलब क्या है, ऑन द होल फैमिली को देखा जा रहा है, तो वैसी स्थिति में किस किस रूप में प्रयोग होगा, कलेक्टिव नाउन के रूप में। लेकिन यही यदि हम कहते हैं कि उसके परिवार के लोग सुबह जग जाते हैं, तो सुबह जग जाते हैं क्या सारे मेंबर्स एक ही साथ जग जाते हैं, कोई 5 बजे जगता है तो कोई 5:30 बजे जगता है, कोई 6 बजे जगता है, हर एक इंडिविजुअल का बोध होने लगता है, तो उस सेंटेंस में वह किसका मीनिंग देगा, इंडिविजुअल्स ऑफ द ग्रुप का मीनिंग देगा, और वहां पर वह नाउन ऑफ मल्टीट्यूड के रूप में प्रयोग होगा। लेकिन जब इस बॉडी का बोध होगा तो यह कलेक्टिव नाउन के रूप में यूज होता है, ध्यान रखिएगा, कलेक्टिव नाउन के रूप में। जब कलेक्टिव नाउन के रूप में आएगा तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब होगा और इसके लिए प्रोनाउन भी जो आएगा तो ईट, इट्स सिंगुलर आएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे आप लोग इस वेन डायग्राम के माध्यम से कि कलेक्टिव नाउन कब होगा और नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कब होगा। अब हम लोग इसको सेंटेंस से देखते हैं। कब एक जरूरी नहीं है कि वाक्य में आपको प्रोनाउन मिल ही जाए, बिना प्रोनाउन का भी प्रयोग होता है, तो वह आपके लैंग्वेज स्किल पर डिपेंड करता है कि आप कितना समझ रहे हैं कि वह नाउन सेंटेंस में नाउन ऑफ मल्टीट्यूड के रूप में यूज हो रहा है अथवा कलेक्टिव नाउन के रूप में यूज हो रहा है। अब देखिए एक सेंटेंस देते हैं जो बचपन से आप लोग पढ़ते भी आए होंगे। देखिए, द जूरी वर ऑफ डिफरेंट ओपिनियंस। मान लीजिए कॉमन एरर का प्रश्न हो गया, यहाँ ए कर दिए, यहाँ बी, यहाँ सी और अंत में क्या हो गया, नो एरर, तो डी हो जाएगा। बताओ क्या होगा सही आंसर, बोलिए। यह पहले समझना है कि यह जो ज्यूरी का प्रयोग हुआ है कलेक्टिव नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है या नाउन ऑफ मल्टीट्यूड के रूप में हुआ है, यह वर्ड से नहीं क्लियर होगा। किससे क्लियर होगा, ऑफ डिफरेंट ओपिनियंस, यहां प्रोनाउन भी नहीं है। डिफरेंट ओपिनियंस कहने का मतलब क्या है कि एक जज का मत अलग है, दूसरे जज का मत अलग है, यानी कि इंडिविजुअल्स का बोध हो रहा है, इसलिए यहां पर यह सेंटेंस सही है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब इसी सेंटेंस को अगर हम लिखते हैं, द जूरी हैज ऑब्लिग हैव, मान लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आपसे पूछा जा रहा है, द जूरी हैज हैव decided to give its opinion। मान लीजिए एक सेंटेंस छोटा सा दे दिए, द जूरी हैज हैव डिसाइडेड टू गिव इट्स ओपिनियन। तो अब यहाँ पर इट्स से तो स्पष्ट हो गया कि क्या है, ये कलेक्टिव नाउन के रूप में प्रयोग हो रहा है कि भरना आपको यहाँ है, यहाँ तो कुछ करना है नहीं, तो इट्स क्लू आपको मिल गया, तो इट्स हो गया, तो यह सिंगुलर होगा यानी कि कलेक्टिव नाउन के रूप में प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर हैज आपका सही आंसर होगा, हैव गलत हो जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे इसको, एनी प्रॉब्लम। चलिए तो आगे बढ़िए। अब देखिए एक ग्रुप ऐसा है, पीपुल, कैटल, पुलिस, जेंट्री, पिजेंट्री, योमेनरी, ये सब नाउन्स ऐसे होते हैं कि देखने में सिंगुलर रहते हैं लेकिन इसका मीनिंग प्लूरल का निकलता है, इसका अर्थ प्लूरल का निकलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग। तो जब इसका अर्थ प्लूरल होता है तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल प्रयोग किया जाता है, और इस नाउन के पहले हम लोग ए एन का प्रयोग करेंगे तो भी गलत होगा, और इस नाउन में एस या ईएस लगा देंगे तो भी गलत हो जाएगा।
तो आपके एग्जामिनेशन में एस ईएस लगा करके मिलता है। जैसे देखिए, द कैटल्स आर मूविंग फ्रीली ऑन पटनाज रोड्स। हालांकि अब दिखाई नहीं देता है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर दिखाई देता है। एनीवे, यहां मतलब है सेंटेंस है, द कैटल्स आर मूविंग फ्रीली ऑन पटनाज रोड्स। पटना की सड़कों पर कैटल मवेशी जो है कि स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं। नहीं, तब देखिए, अब ये आपको अंडरलाइन कर दिया और इंप्रूवमेंट का प्रश्न बना रहे हैं। ए ऑप्शन हो गया, इसको भी अंडरलाइन कर लिया जाए, ज्यादा बेहतर होगा। द कैटल इज। बी ऑप्शन हो गया, अ कैटल इज। सी ऑप्शन हो गया, कैटल्स आर। और डी ऑप्शन हो गया, नो इंप्रूवमेंट। मतलब ये क्या सही जवाब होगा? सही आंसर क्या होगा? द कैटल्स आर मूविंग फ्रीली ऑन पटनाज रोड्स। तो सबसे पहले है कि यह नाउन में आपको एस एस नहीं लगाना, क्योंकि ऑलरेडी प्लूरल प्रयोग होता है। तो यहाँ एस लगा हुआ है, यानी कि यह गलत है। तो गलत है तो आपको इंप्रूव करना होगा। तब इंप्रूव करना होगा तो फर्स्ट ऑप्शन है कि द कैटल इज। तो इज है यानी कि सिंगुलर प्रयोग हो रहा है, इसलिए यह गलत है। अ कैटल इज, ये भी देखने में लग रहा है कि सही है कि कैटल के पहले ए लग गया और यहाँ इज लग गया, लेकिन यह कैटल क्या होता है? प्लूरल होता है, इसलिए यह भी गलत है। सी में है कैटल्स आर। सही ऑप्शन तो हम अभी देवे नहीं किए हैं जी, ये भी गलत है। सही ऑप्शन होगा कैटल आर, ये सही आंसर होगा। ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था, नहीं दिए हैं। ठीक है, सही ऑप्शन क्या होगा? कैटल आर। कैटल्स गलत होगा। उसी तरह से इसमें जितना नाउन है, जैसे पुलिस को ही ले लीजिए, द पुलिस हैज कॉट द थीफ। मान लीजिए यही सेंटेंस, द पुलिस हैज कॉट द थीफ। तो पुलिस क्या है? देखने में लग रहा है कि सिंगुलर है, लेकिन यह हमेशा प्लूरल अर्थ देता है। तो यहां हैज नहीं होकर के क्या होगा? हैव हो जाएगा, तब जाकर के सही होगा। आगे देखिए यहां पर अब कहते हैं कि द टू पुलिस वर रनिंग आफ्टर द क्रिमिनल। द टू पुलिस वर रनिंग आफ्टर द क्रिमिनल, इज इट राइट? सही है सेंटेंस। द टू पुलिस वर रनिंग आफ्टर द क्रिमिनल, क्रिमिनल के पीछे पीछे दो पुलिस थे, नहीं यानी उसका पीछा कर रहे थे। अब देखिए आपको ऑप्शन दे रहे हैं, इंप्रूव कीजिएगा। ए ऑप्शन, द टू पुलिसेज वर। बी, द टू पुलिस मैन वर। सी, द टू पुलिस मैन वर। और डी, नो इम्प्रूवमेंट। द टू पुलिस मैन वर,
अब बताइए इस ऑप्शन में आपका सही जवाब क्या होगा? द टू पुलिस वर, जैसे पुलिस आपको बताया गया कि प्लूरल है तो यहाँ पर वर सही होना, लेकिन इसके पहले ये टू शब्द आ गया है। टू शब्द मीन्स कि पुलिस का प्रयोग यहाँ काउंटेबल सेंस में हो रहा है। तो एक चीज याद रखिएगा, पुलिस इज ऑलवेज कंसिडर्ड प्लूरल, बट व्हेन इट इज यूज्ड इन ए काउंटेबल सेंस तो उसके साथ मैन लगाया जाता है, तो पुलिस मैन हो जाएगा, यह काउंटेबल सेंस में सिंगुलर हो जाएगा, तो प्लूरल क्या हो जाएगा? पुलिस मैन। तो यहाँ पर टू लगा हो यानी कि यह काउंटेबल सेंस में प्रयोग हो रहा है। तो बता दीजिए, अब तो पहुंच जाएंगे, क्या हो जाएगा? द टू पुलिस मैन वर सी, ये होगा। कोई दिक्कत? आई होप कि यह आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले आप लोग एक बार फिर से इसको वीडियो को जो है डाउनलोड करके आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। एक बार और से रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल टुडे, हैव अ नाइस डे।